पेरुसल जीएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में ऑसिलेशन का दूसरा पार्ट करेंगे और इस वेव्स वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती है कि जब कोई वेव अपने सोर्स से ओरिजिनेट होता है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है मीडियम में, ठीक है। उसी को हम लोग प्रोग्रेसिव वेव्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि लिक्विड पर जो वेव मूव करता है लिक्विड के सरफेस पे, वो प्रोग्रेसिव वेव्स होते हैं। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सारे पार्टिकल्स का सेम होगा, ठीक है। फेज जो है प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल में वो डिफरेंट होगा, फेज जो है वो वेरी करेगा, ठीक है। ये जानने वाली बात है। सारे पार्टिकल्स जो है उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी मीडियम में, ये भी प्रॉपर्टी होती है प्रोग्रेसिव वेव्स की। दूसरा टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या होती है कि जब कोई दो वेव्स सेम स्पीड से मूव करे, ठीक है, लेकिन उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर है, ये रहा, इसमें जो है दो वेव्स मूव कर रही है लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, ठीक है। इसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल्स का सेम होता है और इसमें जो है पार्टिकल जो है एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी होता है कि इस वेव फॉर्म में जो पार्टिकल है वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता है, ये सेम स्पीड से मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि गिटार में जो स्ट्रिंग में जो वेव्स होती हैं वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं। इसकी प्रॉपर्टी जो है डज नॉट मूव फॉरवर्ड इन द मीडियम, ठीक है। ये जो वेव है वो फॉरवर्ड नहीं जाता, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट नहीं करता एनर्जी को। These waves consist of two different points known as nodes and antinodes। ये यहां पर है, ठीक है। इसको नोड्स कहेंगे और इसको एंटीनोड्स कहेंगे। एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इसमें, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में एम्पलीट्यूड सेम होते थे और स्टेशनरी में डिफरेंट होते हैं। अगला टॉपिक है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती हैं? ये एक तरीके के फॉर्म की एनर्जी होती है, ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि सेंसेशन प्रोड्यूस करता है हमारे ईयर्स को, हमारे कानों को, ठीक है। किसके थ्रू? मतलब कि जब वाइब्रेट होता है ऑब्जेक्ट तब। ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होता है, जैसे कि ये मैंने बताया था जो पैरेलल मूव करते हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव के, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है। जो हवा में जो साउंड प्रोपगेट करते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। जो साउंड है उनको मीडियम चाहिए, मीडियम रिक्वायर होता है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, स्टील हो गया, इसके प्रोपगेशन के लिए। अब ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं कि मान लीजिए कोई भी मीडियम है, ठीक है, उसमें साउंड अगर एनर्जी ट्रांसफर करेगा पहले पार्टिकल को तो वो दूसरे पार्टिकल को पुश करेगा, ठीक है, और वो जो है फर्दर पुश करेगा, ऐसे चलता जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर होता रहेगा। और ये जो पार्टिकल है इसको पुश करके फोर्स लगाएगी, रिवर बैक कर जाएगा, ठीक है, वो पीछे मूव हो जाएगा। उसी तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। फर्स्ट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है, पहला पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, देन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल, साथ वाले पार्टिकल पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। उसके रिजल्ट में जो एडजेसेंट पार्टिकल डिस्प्लेस हो जाएगा और ये कंटिन्यू होता चलेगा, ठीक है। अगर मीडियम ज्यादा डेंस है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, ठीक है। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम, सबसे ज्यादा एयर में ही साउंड जैसे कि हम सुनते हैं, ठीक है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, जब साउंड आगे मूव करता है तो वो पुश करता है एयर को, जिससे कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एयर में। और ये क्या करता है? एंड व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स रीजन ऑफ लो प्रेशर, ठीक है। जब वो आगे पुश करके वो बैक होता है पार्टिकल तो लो प्रेशर क्रिएट करता है, जिसको हम लोग रेयरफैक्शन कहते हैं। तो ये प्रोपगेशन ऑफ साउंड हुआ एयर में। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं साउंड के। ये इसके मेनली तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि लाउडनेस हो गया, पिच हो गया और क्वालिटी हो गया। पहले देखते हैं लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है कि इट इज अ मेजर ऑफ साउंड एनर्जी, ठीक है। हमारे कानों तक जो एनर्जी आ रही है साउंड की, ठीक है, वो उसका मेजरमेंट है ये, ठीक है, पर सेकंड में कितना हो रहा है। अगर साउंड के पास ज्यादा एनर्जी है तो हमें ज्यादा लाउड सुनाई देगा साउंड, ठीक है। इफ द साउंड वेव्स हैव स्मॉल एम्पलीट्यूड, अगर साउंड वेव के पास कम एम्पलीट्यूड है तो लाउड कम सुनाई देगा वो हमें, ठीक है, काफी सॉफ्ट सुनाई देगा। अगर ज्यादा एम्पलीट्यूड है तो ज्यादा लाउड सुनाई देगा। यहां पर कुछ साउंड की दे रखे हैं कि हम अगर नॉर्मल विस्पर करते हैं तो कितना होगा। डेसिबल जो है साउंड का मेजरमेंट होता है डेसिबल में, ठीक है। अगर नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो 10 डेसिबल का होता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं तो 60 डेसिबल का होता है। मतलब कि अगर 80 डेसिबल से ज्यादा हो तो नॉर्मली पेनफुल माना जाता है। फैक्ट्रीज में जो है वो 180 डेसिबल तक होता है।
क्वालिटी। तो साउंड की क्वालिटी क्या होती है कि मान लीजिए जब दो साउंड सेम पिच और लाउडनेस पर हैं तो ये उसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, उसको हम लोग क्वालिटी कहते हैं। अब तीसरा है पिच और श्रिलनेस। पिच क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी दो साउंड है, ठीक है, और उसका जो लाउडनेस जो है वो सेम है, ठीक है, तो पिच जो है वो हेल्प करेगा उसको डिस्टिंग्विश करने में। जैसे कि मैन और वुमेन का जो साउंड है वो डिफरेंट पिच का होता है, ठीक है। अब पिच जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी पे होगा। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच जो है हाइयर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर एक और बात यहाँ पर ये कि अगर फास्टर वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, और जब हाइयर फ्रीक्वेंसी होगा तो पिच भी हाई होगा। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के थ्रू हर एक सेकंड में जितना साउंड एनर्जी पास हो रहा है उसको हम लोग इंटेंसिटी कहेंगे, ठीक है। ये लाउडनेस की तरह नहीं है, ठीक है, लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों सेम नहीं है, क्योंकि लाउडनेस जो है वो मेजर करता है किसके, हमारे कानों के रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि दो साउंड जो है इक्वल इंटेंसिटी के, ठीक है, लेकिन हम एक को ज्यादा लाउडर सुनाई देगा दूसरे से, ठीक है, तो ये ऐसा भी हो सकता है। इसका ऐसा यूनिट जो है वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। इंटेंसिटी, साउंड का जो इंटेंसिटी है वो दो चीजों के प्रोपोर्शनल होता है। पहला जो है एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन के, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड प्रोपेगेट थ्रू अ मीडियम इन एट अ फाइनाइट स्पीड। साउंड एक मीडियम में एक फाइनाइट स्पीड पे ही मूव करता है, ठीक है, जो कि लाइट की स्पीड से कम होता है। और ये जो है इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है, मीडियम कितना इलास्टिक है उस पर ये डिपेंड करता है। जैसे कि सॉलिड में, सॉलिड में साउंड ज्यादा तेज होगा, और इसका जो स्पीड है सॉलिड से गैस स्टेट में डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि गैस जो है कम इलास्टिक होते हैं। स्पीड जो है एयर में साउंड की वो 331 मीटर पर सेकंड, 331 मीटर पर सेकंड होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर वहीं पे टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसका जो स्पीड है 344 मीटर पर सेकंड होता है। वाटर में वहीं पे 1500 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, ठीक है, और मेटल में 5000 मीटर पर सेकंड। इस चार्ट में कुछ स्पीड दे रखे हैं साउंड के, वो आप लोग देखिएगा। जैसे कि एयर में है 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 22 डिग्री सेल्सियस पे, हाइड्रोजन में, सी वाटर में, एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील। इको, इको क्या होता है कि जब हम एक बड़े हॉल में कुछ आवाज करते हैं, ठीक है, तो हमें तो एक पहले ओरिजिनल साउंड सुनाई देती है, फिर उसके तुरंत बाद एक रिफ्लेक्टेड साउंड सुनाई देती है, ठीक है, उसको हम लोग इको कहते हैं, ठीक है। और ये जो है डिफरेंस जो है इनका ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में वो 0.1 सेकंड का होना चाहिए अगर बढ़िया इको सुनना है तो। और उसका जो रिफ्लेक्शन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जहां से सोर्स से ये रिफ्लेक्ट कर रही है वो 17.2 मीटर का होना चाहिए अगर एक स्पष्ट इको सुनाई देना है तो। डिस्टेंस विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वहां का अगर ज्यादा हो या फिर चेंज हो रहा है टेम्परेचर, तो डिस्टेंस भी फिर चेंज होगा एक क्लियर इको के लिए। रिवर्बरेशन, तो रिवर्बरेशन क्या होता है कि मान लीजिए जब हम कोई कंसर्ट हॉल में है, ठीक है, तो उसमें अगर जब कोई आवाज आती है तो वो जो आवाज है कुछ सेकंड्स के लिए परसिस्टेंट रहती है, ठीक है, कुछ देर तक रहती है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो आवाज है, जो साउंड है, वो सभी जगह से रिफ्लेक्ट होके आती है वहां पे, ठीक है। तो इसी वजह से वो साउंड जो है परसिस्टेंट रहती है, और उसी को हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, ठीक है, जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो रेंज है एडल्ट की, उनकी रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। वहीं पर एक बच्चे की जो कि 5 साल के से कम हो, और कुछ जानवरों की जो रेंज है वो 25,000 हर्ट्ज तक होती है। ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। इंफ्रासोनिक, अगर 20 हर्ट्ज से कम है फ्रीक्वेंसी तो वो इंफ्रासोनिक में आएगा। जैसे कि वेल्स प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये 5 हर्ट्ज तक प्रोड्यूस करते हैं। अल्ट्रासोनिक, ये 50,000 से ज्यादा, मतलब कि 20,000 से ज्यादा जो हर्ट्ज प्रोड्यूस करते हैं कुछ जानवर, वो जो है फ्रीक्वेंसी वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स में आएंगे, ठीक है। जैसे कि डॉग्स, डॉग्स जो है वो 50,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, ठीक है। सोनार, सोनार क्या होता है, एक तरीके का ये ऑपरेटस है,
ठीक है, जिसमें जैसे कि जो पनडुब्बियां होती है कुछ कुछ, वो डेप्थ, समुद्र के डेप्थ को नापने के लिए इसको यूज करती है। ठीक है, तो एक तरीके से ऑपरेटर्स है, एक तरीके से सिस्टम है ये, जिससे हम लोग डेप्थ वगैरह पता चलते हैं। ये अल्ट्रासोनिक जो वेव्स है उसको ये भेजते हैं नीचे, ठीक है, डेप्थ में, जिससे ये टकरा के वापस शिप में आती है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि अगर हम किसी स्टेशन पे खड़े हैं, ठीक है, और ट्रेन दूर से आ रही है, तो हम देखते हैं कि ट्रेन का साउंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, और जब हमें क्रॉस कर जाता है तो एक पीक पर आता है और धीरे धीरे साउंड कम होता चला जाता है। तो ये डॉपलर इफेक्ट के थ्रू ही होता है। और ये कब होता है कि जब जो ऑब्जर्वर है जिसको सुनाई देना है और जो सोर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, उसमें डिस्टेंस नहीं, उन दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए, तभी जो ये डॉपलर इफेक्ट हमें सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट्स डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स: वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और वेलोसिटी ऑफ मीडियम और विंड। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।